सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन अकेडमी। मेरा नाम है रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, कोई किसी तरह का टेक्निकल इशू तो नहीं। और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की अपनी शानदार क्लास की। और जैसा आप सभी को पता है कि आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, और इसका नाम है आपका 18वीं शताब्दी की राजनीतिक संरचनाएं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो टेस्ट में बहुत कम नंबर आते हैं, क्या करें? पढ़ते नहीं होगे तुम लोग तो नंबर कम आते हैं, है ना? चलो ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं आज की अपनी क्लास की। और जैसा आप सभी को पता है कि लिखा है 18वीं शताब्दी की राजनीतिक संरचनाएं। ठीक, ये जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 10 है, मैं एक बार आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूं और फिर यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ गया भाई? हम्म। यही वाला है, हाँ यही वाला है, यही वाला है, यही वाला है। हाँ ये ठीक है, ये हमारी इंडेक्स है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये 10th नंबर का चैप्टर है। बीच में आपके 2 चैप्टर रह गए हैं, तो ये आपको कल वाली क्लास के अंदर करा दूंगा। ठीक है, एक चैप्टर तो आपका ये रह गया है, एक चैप्टर आपका ये रह गया है, ये 2 चैप्टर आपके रह गए हैं। तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, बाकी और जो चैप्टर्स है वो सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, ये 10th नंबर का चैप्टर हम लोग आज की इस क्लास के अंदर कर रहे हैं। बाकी ये आपके नगर व्यापारी और शिल्पीजन, जनजातीय खाना बदोश और एक जगह में बसे हुए समुदाय, ये दोनों चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे रह गए हैं, दोनों चैप्टर। बाकी हमारा पूरा ये जो 7th का एनसीईआरटी है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर 18वीं, जैसा आपको नाम से ही पता चला होगा, 18वीं शताब्दी की राजनीतिक संरचना है। अब यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगा। हम्म। ठीक है साथियों, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि औरंगजेब, जब मुगल एम्पायर की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। ठीक है, और वाईटी पर आप टीचर लगते हैं सर, वाईटी पे आप टीचर लगते हैं पर बैच में फ्रेंड लगते हो सचिन। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे औरंगजेब की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शाहजहां के बाद आता है आपका औरंगजेब, है ना? पहले शाहजहां रूल कर रहा होता है और शाहजहां के बाद यहाँ पर औरंगजेब आता है। ठीक, इसके बाद इसका बेटा है, इसका सन है औरंगजेब। और जो औरंगजेब है, ये औरंगजेब शासन करता है 1707 तक। औरंगजेब शासन करता है 1707 तक। साथियों 1707 तक जब ये व्यक्ति शासन करता है तो इसकी कुछ कमियां भी रहती हैं। क्या कमियां रहती हैं? देखो, राजा तभी तक राजा है जब तक उसके पास अच्छा खासा पैसा है ना? उसके पास अच्छी खासी संपत्ति है। और औरंगजेब यहाँ पर जब ये रूलर बनता है और 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसने कई सारे संकटों का सामना किया। और ये जो संकट उत्पन्न होते हैं कई सारे कारणों से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि औरंगजेब
दक्कन पर आक्रमण कर देता है। अब जब ये व्यक्ति दक्कन, जो भारत का साउथ इंडिया वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है इसे दक्कन कहा जाता है, तो जब ये व्यक्ति यहाँ पर दक्कन पर अटैक कर देता है, तो दक्कन पर अटैक करने की वजह से बहुत सारी संपत्ति वगैरह खर्च होती है, और इसकी वजह से जब बहुत सारी संपत्ति खर्च होती है, क्योंकि दक्षिण भारत में अटैक करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर मुगलों का उतना ज्यादा वर्चस्व नहीं था, उतना ज्यादा बोलबाला नहीं था जितना नॉर्थ इंडिया के अंदर था। परंतु जो मुगल्स है वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसलिए भारत के अन्य हिस्सों पर इन्हें शासन करना पड़ेगा। और ये अपने शासन के लिए जैसे ही दक्षिण भारत जाते हैं, तो दक्षिण भारत में ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे शासक जैसे शिवाजी वगैरह जैसे लोग जो हैं, मराठा साम्राज्य जैसे जो एम्पायर है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एम्पायर है, उनसे सामना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। परंतु जब औरंगजेब यहाँ पर आक्रमण करता है तो उस पर उसको बहुत ज्यादा जन धन की हानि होती है, बहुत सारे सैनिकों का नुकसान होता है, बहुत और भी कई सारे नुकसान होता है, वित्तीय संसाधनों का नुकसान होता है, और इसकी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका दक्कन पर आक्रमण करना ये बहुत ही गलत कदम साबित होता है। और जब ये बहुत गलत कदम साबित होता है तो इसकी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि मुगलों की आर्थिक स्थिति, मुगलों की इकोनॉमिक कंडीशन, मुगलों की आर्थिक स्थिति, मुगलों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? मुगलों की इकोनॉमिक कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्लियर हो गई बातें? ठीक है। अब साथियों, जब इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो ऑब्वियस ही बात है, सैनिकों को प्रॉपर वेतन नहीं दे पाएंगे, प्रॉपर ज्यादा मात्रा में आर्मी नहीं रिक्रूट कर पाएंगे, प्रॉपर ज्यादा मात्रा पे जो प्रशासनिक उत्तराधिकारी हैं वो नियुक्त नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से इनकी जो कार्य क्षमता है ना, जो काम करने की क्षमता है, वो कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है। अब जब इनकी कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, अब देखो, मालिक जब तक मजबूत है तभी तक उसके नौकर ठीक से काम करते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो, ये इतिहास इस बात का गवाह है। ठीक। और जैसे ही मालिक थोड़ा सा लापरवाही टाइप का हुआ, या मालिक की आर्थिक स्थिति खराब हुई, ठीक है, तो जो उसके अंडर पे काम करने वाले लोग होते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो सरदार था, जो इसके गवर्नर्स वगैरह थे, जैसे औरंगजेब की हम बात करते हैं, तो औरंगजेब ने अनेक राज्यों पे अपने गवर्नर्स स्थापित कर रखे थे। गवर्नर को मतलब सूबेदार भी कहा जाता है, गवर्नर्स यानी जिसे सूबेदार कहते हैं। तो साथियों, औरंगजेब ने भारत के अन्य हिस्सों पर, जैसे बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, इन सभी जगह पर इन्होंने अपने गवर्नर्स अपॉइंट कर रखे थे। ठीक है। और जो गवर्नर्स होते थे, ये गवर्नर्स दो काम करते थे। जैसे मुगल्स तो दिल्ली में बैठे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि मुगल्स बंगाल को भी देख लें, गुजरात को भी देख लें और दक्षिण भारत को भी देख लें, तो पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं तो किसी अपने खास व्यक्ति को बैठाना पड़ेगा। तो मुगल्स बैठते थे दिल्ली पे, बंगाल पे एक गवर्नर बैठा दिया जो बंगाल देखेगा, एक गुजरात पे गवर्नर बैठा दिया जो गुजरात देखेगा, एक दक्षिण भारत पे गवर्नर बैठा दिया जो आपका दक्षिण भारत देखेगा। ठीक है। अब ये जो गवर्नर थे, ये दो तरह के काम करते थे। एक तो इनका काम होता था दीवानी काम, यानी रेवेन्यू कलेक्शन वाला काम। ठीक है। दीवानी काम होता था जिसपे ये लोग रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना या लगान वगैरह लगाना, ये सारे काम करते थे। और दूसरा काम होता था इनका फौजदारी वाला, फौजदारी अर्थात क्रिमिनल, किसी को पनिश करना। कोई अगर लगान नहीं दे रहा है तो उसको पनिश भी करना पड़ेगा, उसको दंड भी देना पड़ेगा, भाई क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सूबेदार थे, जैसे बंगाल का सूबेदार हो गया, गुजरात का सूबेदार हो गया, अवध का सूबेदार हो गया, अब ये जो सूबेदार थे ना, ये सारे के सारे मोटे हो गए। मोटे मतलब वोट कि अपने आप को तानाशाह समझने लगे, और जब तानाशाह समझने लगे तो किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लागू करने लगे। मतलब इन्होंने लगान की दर इतनी ज्यादा लागू कर दी कि किसान लगान दे ही नहीं पा रहा था, और जब किसान लगान नहीं दे पा रहा था तो यहां से क्या उत्पन्न हो गया, आपका किसान विद्रोह उत्पन्न हो गया। और ये किसान विद्रोह जो है ना, ये जो पीजेंट्स रिवॉल्ट होगा, ये जो आपका पीजेंट्स रिवॉल्ट होगा, ये पीजेंट रिवॉल्ट ऐसा नहीं कि सूबेदारों के खिलाफ होगा, ये पीजेंट्स रिवॉल्ट सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है किसे, मुगल एम्पायर को, मुगल साम्राज्य को ये चैलेंज कर रहा है। ठीक है। मुगल एम्पायर को चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारी वजह से ये टैक्सेस ज्यादा लागू कर रहे हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर का भी यहां पे रोल होता था। ठीक है। अब जब यहां पर ये विद्रोह हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है लगान की दर, लगान की दर, टैक्स रेट, टैक्स रेट बहुत ज्यादा कर दिया गया। अब जब यहां पर टैक्स रेट बहुत ज्यादा कर दिया गया तो ये लोग, इन लोगों ने यहां पर विद्रोह किया, और विद्रोह किसके खिलाफ था? मुगलों के खिलाफ यहां पर विद्रोह था। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब मुगलों के खिलाफ विद्रोह है तो मुगल इसको दबाने की कोशिश करेंगे, और मुगलों के पास आर्मी थी, इतनी तो आर्मी थी कि वो किसानों को सप्रेस कर सकते थे। तो इन्होंने, मुगलों ने इन किसानों को दबा दिया, और जब किसानों को दबा दिया तो यहीं से चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। पहली चीज आपने देखी कि सूबेदार जो थे, जो सूबेदार नियुक्त किए गए, इन्होंने सही से काम नहीं किया, नालायक टाइप के सूबेदार हो गए। दूसरी बात, किसानों ने विद्रोह कर दिया, मतलब कि मुगलों के खिलाफ सूबेदारों ने विद्रोह कर दिया,
मतलब सूबेदार विश्वासघात कर रहे हैं, किसानों विद्रोह कर दिया, और 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हो गया, का आक्रमण, अटैक ऑफ नादिर शाह, अटैक ऑफ नादिर शाह। और साथियों 1739 में जब अटैक ऑफ नादिर शाह होता है, दिल्ली को बहुत बुरी तरह से लूटता है, दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करता है, औरतों का रेप करता है और पूरी तरह से दिल्ली को लूट लाट के ये वापस चला जाता है नादिर शाह। ठीक है, इसके बाद एक और व्यक्ति आता है, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का आप सभी ने नाम सुना होगा, 1748 में। ठीक, 1748 में एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली, और ये जो अहमद शाह अब्दाली नाम का व्यक्ति है, ये भी वही काम करता है। अहमद शाह अब्दाली क्या काम करता है? इस व्यक्ति ने 1748 से 1761 के बीच में, 1741 से 1761 के बीच में कम से कम भारत के अंदर 5 बार आक्रमण करता है, उत्तर भारत में 5 बार आक्रमण करता है और पूरी तरह से ये लूट ले जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब जब यहां पर ये दिल्ली को लूट ले गया, नादिर शाह का आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, तो मुगलों की आर्थिक स्थिति और ज्यादा कमजोर हो गई। ठीक है, और जब यहां पर स्थिति और ज्यादा कमजोर हो गई, तो साथ ही साथ मुगल दरबार पे जो उनके दरबारी हुआ करते थे, जिन्हें सरदार कहा जाता था सामान्य तौर पर, जो मुगल दरबार पे सरदार हो गए थे, अब सरदार और ज्यादा पावरफुल होने लगे, क्योंकि सरदारों को ये बात पता चल गई कि अब हमारे मुगल साम्राज्य का जो राजा है, औरंगजेब के बाद अब पैसा नहीं है, और औरंगजेब के पास पैसा नहीं है तो जो मन करे वो करो, कौन सा हमें टाइम से सैलरी मिल रही है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सरदार थे, इन सभी सरदारों ने राजा के खिलाफ विश्वासघात स्थापित कर दिया, राजा की बुराइयां करना स्टार्ट कर दिया, और आपस में सभी सरदार जो हैं वो कंपटीशन करने लगे। और जब ये कंपटीशन करने लगे, और इसकी वजह से क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य जो है वो और ज्यादा कमजोर हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, जो सरदार थे मुगल साम्राज्य में, जो सरदार थे, इनके ग्रुप भी बन गए। और ये जो सरदार थे मुगल साम्राज्य पे, जो कभी उनके दरबारी हुआ करते थे, इनके दो ग्रुप बन गए, एक आपका ईरानी ग्रुप और दूसरा आपका तुरानी ग्रुप, ईरानी ग्रुप और दूसरा आपका तुरानी ग्रुप। ठीक है, ईरानी ग्रुप का मतलब क्या है? जो ईरानी मुल्क के थे, जो ईरान मुल्क के थे, ईरानी मुल्क के थे, वो ईरानी ग्रुप कहलाए, और दूसरा आपका तुरानी मुल्क, अर्थात जो तुर्की मूल के सरदार थे, जो तुर्की मूल के सरदार थे, वो आपके तुरानी ग्रुप कहलाए। ठीक, तो अर्थात जो सरदार हैं वो भी आपके अब दो भागों में डिवाइड हो गए। ठीक, अर्थात जब ये डिवाइड हो गए तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जल्दी से बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दो, नहीं क्लियर तो एन लिख दो, फिर आगे चलते हैं। ये हम लोग चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन सा चैप्टर कर रहे हो, तो ये चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। आप लोग लेट आते हो फिर यही सवाल करते हो। ये मैंने आपको दिखाया अभी, ये वाला हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ टाइम से आया करो। क्या कह रहे हो तुम लोग? चलिए, तो यहां तक सभी को क्लियर है। अब साथियों यहाँ पे जब ये सारी चीजें चल रही थी, मैंने आपको ये बात बता दी मोटे तौर पे कि मुगल साम्राज्य के अंदर क्या चीजें चल रही थी, और जब ये चीजें चल रही होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सूबेदार हुआ करते थे। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो सूबेदार थे, जैसे बंगाल का जो सूबेदार है, गुजरात का जो सूबेदार है, ये सारे के सारे लोग आपके स्वतंत्र होना चाहेंगे कि अब हम राजा से वास्ता नहीं रखते हैं, अब हमें बंगाल स्वतंत्र है, बंगाल मुगल सम्राट के कब्जे पे नहीं है, गुजरात मुगल सम्राट के कब्जे पे नहीं है, अवध मुगल सम्राट के कब्जे पे नहीं है, और इस तरीके से साथियों नए राज्यों का जन्म होता है। ठीक है, जो बातें मैंने आपको बताई सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि किस तरीके के यहाँ पे संकट होते हैं, एक एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है। 1739 में क्या हुआ, 1748 से 65 के बीच में क्या हुआ, सारी एक एक बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिर दो ग्रुपों में ये डिवाइड हो जाता है, किस तरीके से डिवाइड होता है, एक एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से नए राज्यों का उदय होता है, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का उदय, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट।
इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है साथियों, यदि हम यहां पर बात करें तो आपने यहां पर एक चीज देखी कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया, और जब मुगल साम्राज्य यहां पर कमजोर हुआ तो कई क्षेत्रीय राज्य जो हैं, जैसे अवध हो गया, गुजरात हो गया, और आपका बंगाल हो गया, नीचे आपका हैदराबाद हो गया, ये सारे के सारे राज्य यहां पर धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं कि अब हम यहां पर स्वतंत्र हैं। ठीक है, और जो क्षेत्रीय राज्य है वो तीन तरीके से यहां पे डिवाइड होते हैं, इनके तीन समूह बनते हैं। ठीक, पहला समूह जो बनता है, पहला समूह बनता है अवध, बंगाल और हैदराबाद का। ये लोग, अवध हो गया, बंगाल हो गया और हैदराबाद हो गया, हैदराबाद, ये तीनों के तीनों जो राज्य हैं, ये तीनों की तीनों जो रियासतें हैं, ये तीनों के तीनों जो प्रांत हैं, ये तीनों के तीनों जो आपके प्रांत हैं, ये कभी मुगल साम्राज्य के अंडर पे हुआ करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ के जो सूबेदार थे वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, और जब यहाँ पे सूबेदार आपके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए तो इसकी वजह से इनके जो सूबेदार थे, इनके और मुगल राजा जैसे औरंगजेब हो गया, तो इनके बीच में संबंधों में खटास आ गई, और जब संबंधों में यहां पर खटास आ गई तो इन लोगों ने यहां पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज, राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसी रियासतें थी, जैसे आपका जयपुर हो गया, और आपका जो कौन सा है वो जूनागढ़ वगैरह, जूनागढ़ कह रहा हूँ, जूनागढ़ तो यहाँ पे आपका जैसे क्या बोलते हैं वो, राजस्थान के अंदर तमाम सारी रियासतें थी, जैसे आपका जयपुर हो गया, अजमेर, हाँ अजमेर रियासत होगी, ये सारी रियासतें वो रियासतें थी जो कभी मुगल साम्राज्य के अंडर पे हुआ करती थी। फर्क था, फर्क ऐसा था कि जैसे अकबर के समय पे अकबर ने आमेर के राजा भारमल से भारमल की बेटी हरखाबाई से शादी करी थी। ठीक है, जो जोधा अकबर की आप कहानी पढ़ते हैं, आप सीरियल देखते होंगे, तो साथियों हुआ क्या कि अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी से शादी करी। ठीक है, और अब होगी दोनों की रिश्तेदारी। अगर अकबर चाहता तो आमेर को अपने अंडर पे कर लेता, इतना पावरफुल व्यक्ति था वो व्यक्ति, पर उसने शादी कर ली, और शादी करने के बाद आमेर जो था वो मुगल साम्राज्य के कब्जे पे आ गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि आमेर जो है वो मुगल साम्राज्य के कब्जे पे आ गया और फिर आमेर पर वो अपनी सेना स्थापित, ऐसा नहीं है। उसने क्या किया, वो थोड़ी सी टैक्टिक चली, थोड़ा सा उसने राजनीतिक संबंध बनाया कि आमेर जो है, आमेर पे राजा भारमल ही राजा रहेंगे, परंतु जो राजा भारमल हैं वो मेरे जागीरदार के तौर पर काम करेंगे। अर्थात रियासत किसकी होगी, रियासत हो गई मुगलों की, पर वहां पर जागीरदार कौन है, वहां पर राजा कौन है, वहां पर जागीरदार जो है वो भारमल ही थे। तो दूसरे ऐसे भी राज्य थे, अर्थात ऐसे राज्य जो कभी मुगलों के वतन जागीर हुआ करते थे, वतन जागीर का मतलब होता है कि जागीरदार हुआ करते थे, ये लोग भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। अर्थात वतन जागीर जो थी वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगी। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आमेर का एग्जांपल ले सकते हैं, जयपुर का एग्जांपल ले सकते हैं, अजमेर का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, और ये जो वतन जागीर थी आपकी कैसी रियासतें थी, राजपूत रियासतें थी, राजस्थान की रियासतें थी। ठीक है, ये आपकी राजपूती रियासतें हुआ करती थी। ठीक, बात क्लियर होगी। अब तीसरे वो राज्य जाते हैं, तीसरे वो राज्य जाते हैं जैसे आपका मराठा हो गया, सिख हो गया, जाट हो गया। ठीक, ये कभी भी मुगलों के अंडर पे नहीं थे, सिख कभी भी मुगलों के अंडर पे नहीं थे, मराठा कभी भी मुगलों के अंडर पे नहीं थे। ये मुगल बेशक कोशिश करते रहे हों कि हम मराठा साम्राज्य पे आधिपत्य स्थापित कर लें, सिख साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लें, जाटों पर आधिपत्य स्थापित कर लें, परंतु पूरी तरह से नहीं। परंतु आधिपत्य था, क्योंकि ये जैसे शिवाजी हो गए, ये सारे लोग मुगलों को, मतलब इनके जो उत्तराधिकारी हो गए, ये सारे के सारे लोग मुगलों को टैक्सेस देते थे। पूरी तरह से आधिपत्य में नहीं था, ये भी आपका पूरी तरह से आधिपत्य में नहीं था, पर ये पूरी तरह से आधिपत्य में था। तो अर्थात जैसे आपके मराठा हो गए, मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, ये भी अब धीरे धीरे अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र करने लगे। अर्थात जो मुगल कभी पूरे भारत के अंदर शासन किया करते थे, अब वो मुगल इतने कमजोर हो गए कि जितने भी क्षेत्रीय शक्तियां थी, ये सारी जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, ये सारी जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, ये क्षेत्रीय शक्तियां क्या हो गई, ये अपने राज्य स्थापित करने लगी, पावरफुल हो गई, शक्तिशाली हो गई। ठीक है, तो ये सारे आपके यहां पर पावरफुल हो गए। यहां तक सभी को बात क्लियर होगी। ठीक, और इनमें जो सबसे प्रमुख है ना, इनमें सबसे प्रमुख ही है एक अवध, बंगाल और हैदराबाद, इन तीनों को बहुत खास तौर पर हमें पढ़ना होगा। ठीक, यहां तक सभी को बात क्लियर है, बताओ भाई। यहां तक सभी को बात क्लियर है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, यहां तक सभी क्लियर है।
यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब साथियों यहां पर ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्तियों में राज्यों पे विभाजित हो गया। इन राज्यों को 3 परस्पर संबंधित समूहों में डिवाइड किया जा सकता है। अवध, बंगाल, हैदराबाद जो पुराने मुगल प्रांतों से बने राज्य थे, यद्यपि ये अत्यंत शक्तिशाली और काफी हद तक स्वतंत्र थे, फिर भी इनके शासकों ने मुगल सम्राट से अपने औपचारिक संबंध नहीं तोड़े। वे राज्य जिन्हें मुगलों के अधीन वतन जागीरों के रूप में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी, इनमें राजपूत रियासतें शामिल थीं। अंतिम समूहों में मराठों, सिखों, जाटों जैसे समुदायों के नियंत्रण वाले राज्य शामिल थे। ये विभिन्न आकार के थे और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से आपके पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। ठीक है, ये चीजें यहां पर इसके अंदर दी गई हैं। ठीक, अब हम लोग यहां पे बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पुराने प्रांत हुआ करते थे, जिन पे खास तौर पर आपके 3 नाम आते हैं। पुराने मुगल प्रांत, पुराने मुगल प्रांत, ओल्ड मुगल स्टेट्स या प्रोविंसेस लिख लो, जो भी आपको लिखना हो, प्रोविंसेस। ठीक है, अब इसमें से 3 नाम आते हैं। कौन कौन से 3 नाम आते हैं? एक अवध का नाम आता है, दूसरा आपका बंगाल का नाम आता है, और तीसरा आपका हैदराबाद का नाम आता है। हैदराबाद, ये 3 पुराने मुगल स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, अवध जो था वो सआदत खां के अंडर पे था, सआदत खां। और सआदत खां जो है ये मुगल्स को एकदम मतलब ये जो व्यक्ति है ये अपने आप को मुगलों से पूरी तरह से फ्री कर देता है। बंगाल, मुर्शीद कुली खां यहां पर हुआ करता था। याद होगा मैंने आपको बंगाल के बारे में खास तौर पर पढ़ाया है। अच्छा, आपको नहीं पढ़ाया, सॉरी, आप तो सीटेट वाले हैं। ठीक है, ठीक, तो मुर्शीद कुली खां यहां पर हुआ करता था। हैदराबाद पे आपका आसफ जाह नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, आसफ जाह। अब ये जो व्यक्ति हैं, ये तीनों के तीनों ये इतने पावरफुल हो गए कि अब इनको डर नहीं लगता है कि होगा मुगल साम्राज्य कोई होगा, औरंगजेब कोई होगा, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा, तुम बहादुर शाह जफर हो गए भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है। इस तरह का सीन हो गया इनका। ठीक, जैसे ही बहादुर शाह जफर के साथ सामने जाते हैं या मोहम्मद सरंगीला के सामने जाते हैं, तो मैं सादत खां, तुम कौन? मोहम्मद सरंगीला, हो गए भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इस तरह वाला इनका सीन था। अर्थात ये लोग जो थे ये आपके बहुत पावरफुल हो गए थे। ठीक है, अब जब ये पावरफुल हो गए तो मुगल्स भी इनसे डरने लगे। औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी थे, औरंगजेब के जो भी उत्तराधिकारी थे, रोशन आरा और ये जितने भी थे छोटे छोटे नेता टाइप के, जितने भी मुगल शासक थे, ये सारे के सारे लोग इनसे डर रहे हैं, इनसे डर रहे हैं। और ये कौन है? नॉर्मल गवर्नर है, पर गवर्नर नॉर्मल नहीं है, पावरफुल गवर्नर है। ठीक है, अब ये जब पावरफुल गवर्नर है तो इनको थोड़ा सा और वैल्यू दी जाती है। जैसे जो आसफ जाह और मुर्शीद कुली खां हैं, इन दोनों को 7,000 जात दिए जाते। जात और पद तो मैंने बताया था ना आपको, याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था 6 क्लास के एनसीईआरटी, तब मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था। ठीक है, और जो सादत खां है इसको 6,000 जात दिए जाते हैं। जात का मतलब क्या होता है? रैंक, एक तरीके से। ठीक है, जात पद बोला जाता है इनको, तो 6,000 जात पद इनको दिए जाते हैं, रैंक एक तरीके से दी जाती है। ठीक, अब इनकी जो वैल्यू है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक, जब यहाँ पर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो अब ये लोग धीरे धीरे अपने आप को और ज्यादा स्वतंत्र घोषित करने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हैदराबाद जो है वो आपका आसफ खां के अंडर पे है। ठीक, अब ये व्यक्ति पूरी तरह से हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। ठीक, जो बातें मैंने आपको बताई यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। 3 राज्य विशेष रूप से प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। इनकी स्थापना उच्च मुगलकालीन वर्ग के उन समस्याओं ने की थी जो बड़े प्रांतों के गवर्नर रह चुके थे। ये जैसे सआदत खां हो गया, मुर्शीद कुली खां हो गए, आसफ जाह हो गए। तीनों ने उच्च मनसबदारी पदों पर कार्य किया था और सम्राटों के विश्वास और भरोसा प्राप्त किया था। ठीक, आसफ जाह और मुर्शीद कुली खां को 7,000 जात पद और जबकि सादत खां को 6,000 पद यहां पर दिया गया था। ठीक है, ठीक, हैदराबाद जो है, अब ये हैदराबाद निजाम उल मुल्क नाम का जो व्यक्ति है, जिसका मतलब पूरा नाम है निजाम उल मुल्क आसफ जाह, और इसका एक दूसरा नाम भी है, और इसका दूसरा नाम है चिनक्लिश खां। क्या नाम है? चिनक्लिश खां, चिनक्लिश खां, चिनक्लिश खां। इसे चिनक्लिश खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चिनक्लिश खां कह लो या निजामुल मुल्क कह लो, एक ही बात है, दोनों पे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब ये जो निजामुल मुल्क है ये अपने आप में यहाँ पे स्वतंत्र घोषित कर देता है। शुरुआती तौर पे अवध का गवर्नर हुआ करता था, शुरुआती तौर पे ये आपका अवध का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन बाद में उन्होंने दक्कन का प्रभार संभाल लिया, तो बाद में इसको दक्कन भेज दिया गया कि तुम दक्कन वाला पार्ट यहाँ पर देखो। 1720 और 22 के दौरान आसफ जाह ने पहले ही उसके राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था।
उन्होंने सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया और उस क्षेत्र के वास्तविक शासक बन गया। और जब इसको यहाँ पर दक्कन भेजा गया तो दक्कन में अपने धीरे धीरे यहाँ पर अपना कंट्रोल स्थापित करने लगा कि अब जो दक्कन है वो मेरा हो जाए। तो ये दक्कन पे अपना माहौल बनाने लगा। ठीक है। आसफ जाह ने कुशल सैनिकों और प्रशासकों को नियुक्त किया तथा मनसबदारों को नियुक्त कर जागीरें प्रदान की। मुगल मतलब अब देख लो, कभी मुगलों का ये जागीरदार हुआ करता था आसफ जाह। ठीक है। अब आसफ जाह क्या कर रहा है कि मनसबदारों को नियुक्त करके उनको जागीर दे रहा है। इतना पावरफुल हो गया कि ये खुद लोगों को जागीर दे रहा है, जबकि पहले ये मुगलों से जागीर प्राप्त करता था। मुगल सम्राट केवल निजामुल मुल्क आसफ जाह द्वारा लिए गए निर्णयों की पुष्टि करते थे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कोई निर्णय लिया और मैंने सचिन सर को बोल दिया कि सर मैं ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा मैं क्लास के अंदर ये सोच रहा हूं कि ऐसे ऐसे मैं पढ़ाऊं। सर ने बोला ठीक है। ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से यहां पर ये जो व्यक्ति है ये इतना पावरफुल हो गया कि सारे डिसीजंस खुद से लेता है, बस राजा के पास भेज देता है पुष्टि के लिए, कंफर्मेशन के लिए भेज देता है कि राजा साहब मैंने ये डिसीजन लिया, तुम भी देख लो एक बार। ठीक। हैदराबाद राज्य लगातार पश्चिम में मराठों और पठारों के स्वतंत्र तेलुगु योद्धा सरदारों के विरुद्ध संघर्ष में लगा रहा। पूर्व में कोरोमंडल तट के समृद्ध वस्त्र उत्पाद क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने की उसकी महत्वाकांक्षा को ब्रिटिशों ने रोका। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा था कि ये व्यक्ति जो कोरोमंडल तट है, यहां पे आप देखोगे, यहां पे आपका कोरोमंडल तट है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कोरोमंडल तट के बारे में। ठीक। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि ये कोरोमंडल तट पर वस्त्र व्यापार करना चाह रहा है। और जब ये व्यक्ति वस्त्र व्यापार करना चाह रहा है, अंग्रेज भी भारत में वस्त्र व्यापार कर रहे थे। अंग्रेजों ने होगा भाई साहब तुम यार वस्त्र व्यापार करोगे, तुम यहाँ पे राजा हो तो हमारा क्या होगा, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। तो अंग्रेजों ने फिर यहाँ पे इसे रोका। मतलब ये व्यक्ति इतना पावरफुल था कि इसने पूरे दक्षिण भारत के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहा। ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत में यही एक व्यक्ति था जो मतलब अंग्रेजों को भी टक्कर दे सकता था और मुगलों को तो दे ही रहा था टक्कर, इतना पावरफुल व्यक्ति था। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अवध के बारे में, तो जो बुरहान मुल्क है इसी का नाम है आपका सादत खां। सादत खां का पूरा नाम है बुरहान उल मुल्क सादत खां। 1722 में बुरहान उल मुल्क सादत खां को अवध का सूबेदार बनाया गया और उन्होंने एक राज्य की स्थापना कर दी। जब इसको यहाँ पर सूबेदार बनाया गया तो इसने अपने आप को स्वतंत्र रूप से स्थापित कर दिया। ठीक है। अगर हम अवध की बात करते हैं तो अवध बहुत ही ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। क्यों उपजाऊ क्षेत्र था? क्योंकि अवध की लोकेशन जो थी ना वो गंगा के मैदान से सटी हुई थी। ठीक। अब जब गंगा के मैदान से सटी हुई थी तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा था। इसके अलावा अगर हमें बंगाल जाना है तो अवध के रास्ते से ही बंगाल जाना होता था। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बंगाल से व्यापार कर रहा है, दिल्ली बंगाल से व्यापार कर रहा है तो उसको अवध होकर ही जाना होता था। अर्थात व्यापारिक मार्ग भी था यहाँ पर बढ़िया व्यापारिक मार्ग था, उपजाऊ मैदान था, तो ये बहुत अच्छा प्रॉस्परस स्टेट हुआ करता था। ठीक है। ठीक। और जब ये प्रॉस्परस स्टेट हुआ करता था तो सादत खां को लगा कि अब मुझे यहाँ पर अपना शासन स्टार्ट करने देना चाहिए, तो इस व्यक्ति ने यहाँ पर अपना शासन स्टार्ट कर दिया। ठीक। सादत खां अवध प्रांत के राजनीतिक, वित्तीय और सैन्य मामलों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था। ये गवर्नर था तो ऑब्वियसली बात है सारी चीजें खुद ही करता था। सादत खां जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, बुरहान उल मुल्क ने मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों जिसे जागीरदारों कहा जाता था की संख्या घटाकर के अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। ठीक। उन्होंने जागीरों का आकार भी कम किया और रिक्त पदों पर अपने वफादार सेवकों को नियुक्त किया। ठीक। मतलब कि अब अवध के अंदर जो भी व्यक्ति नियुक्त करेगा सादत खां वो अपने ही लोगों को नियुक्त करेगा। ठीक। और साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति को ये जागीरदार बनाता था उसके पहले अकाउंट की चेक कर लेता था कि इसके पास कितना पैसा है। ऐसा तो नहीं है कि ये बाद में करप्शन करें। जागीरदारों ने खातों की जांच की गई और सभी जिलों के राजस्व का पुनर्मूल्यांकन नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया गया। अर्थात जब सादत खां किसी भी व्यक्ति को जागीर देता था, क्योंकि जागीर से मिलता था पैसा, है ना, तो जब बुरहान उल मुल्क किसी को जागीर देता तो पहले उसको चेक कर लेता था कि इस व्यक्ति को जागीर दे रहे हैं, इसके पास कितना पैसा है अकाउंट पे। ठीक। इसके बाद जो बुरहान उल मुल्क या सादत खां के जो भी अधिकारी होते थे उसको जिले के अंदर भेजता था कि ये बताओ इसको जो एरिया दिया गया है इससे कितना पैसा निकलेगा, किससे कितना इसको राजस्व प्राप्त होगा, ये पूरा चेक करके फिर वो सादत खां लोगों को जागीरदार बनाता था। ठीक है। इसके अलावा जो राज्य था, मतलब जो अवध था, राज्य ऋण के लिए स्थानीय बैंकरों और महाजनों पर निर्भर था। अर्थात राजा को अगर पैसा वैसा लेना होता था तो इन लोगों से यहाँ पर पैसा वैसा लेता था। ठीक। राज्य ने कर वसूली का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को बेच दिया। अर्थात जैसे बोली लगती है ना कि ये बताओ एक साल में तुम हमें कितना टैक्स कमा कर दोगे, तो बोल रहा है कि हम आपको 5 लाख देंगे, दूसरा बोल रहा है हम 7 लाख देंगे। तो टैक्स वसूलने का काम उस व्यक्ति को दिया जाता था जो ज्यादा बोली लगाता था। बिडिंग सिस्टम चलता है था उस समय, तो आज भी बिडिंग सिस्टम चलता है। आज तो मतलब टैक्सेस पे बिडिंग नहीं चलता है, बाकी अन्य चीजों पे बिडिंग सिस्टम चलता है, पर उस समय जो था वो टैक्सेस पे भी बिडिंग सिस्टम चलता था कि कौन कितनी बोली लगा रहा है उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता था। क्लियर होगी बातें? ठीक। इन राजस्व किसानों ने राज्य को एक निश्चित धनराशि देने पर सहमति व्यक्त की। क्लियर होगी बातें?
ठीक। स्थानीय बैंकरों ने राज्य को इस अनुबंधित राशि के भुगतान की गारंटी दी। बदले में राजस्व किसानों को करों के निर्धारण और संग्रह में पर्याप्त स्वतंत्रता दी कि मतलब आप जितना भी टैक्स यहां से कलेक्ट करना चाहो आप उतना यहां पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, ये इनको यहां पे इजाजत दे दी। ठीक है। अब यहाँ पे बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल पे यहाँ पे क्या परिवर्तन आया। जैसा आप सभी को पता है कि बंगाल का नेतृत्व कर रहा था एक व्यक्ति जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। ठीक है। और मुर्शीद कुली खां को जब बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है तो ये व्यक्ति अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है कि बंगाल जो है वो अब मेरे अंडर पे है। ठीक है। बंगाल जो है वो मेरे अंडर पे है। ठीक। तो मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया और उन्हें प्रांत के गवर्नर के नायब के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक। अर्थात बंगाल जो है वो क्या हो गया, मुगलों के नियंत्रण से पूरी तरह से अलग हो गया और खुद को उप गवर्नर अपॉइंट किया इस व्यक्ति ने। मुर्शीद कुली खां था तो वो गवर्नर, पर वो कहता नहीं गवर्नर मैं नहीं हूं, गवर्नर तो अभी भी वही है, मुगल जो है वही अपने बंगाल को देख रहे, मैं तो उप गवर्नर हूं। ठीक है। अपने आप को ये उप गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक। पर उप गवर्नर जरूर अपॉइंट करता है पर सारी शक्तियां गवर्नर से रिलेटेड शक्तियां अपने हाथ में ले ली। देख लो कितना चालाक व्यक्ति है। नहीं नहीं मैं तो दास हूं, मैं तो, अब मैं कमेंट करूंगा कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, नहीं कमेंट नहीं करूंगा। नहीं नहीं मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपकी सेवा करूंगा। पर मलाई कौन खा रहा है, वही दास आदमी। तो ऐसे ये भी कह रहा है नहीं नहीं मैं तो गवर्नर हूं, पर सारी शक्तियां इसने अपने हाथ में ले ली। ठीक है। उन्होंने सभी मुगल जागीरदारों को उड़ीसा भेज दिया और बंगाल के राजस्व का व्यापक पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया। जितने भी जागीरदार थे उन सबको बंगाल से बाहर भेज दिया, तुम जाओ अब बंगाल पे नहीं रहोगे, बंगाल पे दोबारा मैं मूल्यांकन करूंगा और मैं डिसाइड करूंगा कि किससे कितना वसूल करना। और बहुत ही सख्ती के साथ इसने जागीरदारों से नगद राजस्व वसूल किया। ठीक है। मतलब राजस्व में कोई कोताही नहीं करता था, कोई किसी तरह की ढीलापन नहीं। तो सभी जागीरदारों से बड़ी सख्ती के साथ नगद राजस्व वसूल करता था। 18वीं शताब्दी के बंगाल में एक क्षेत्रीय राज्य के गठन से जमींदारों के बीच महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ठीक। अब क्या परिवर्तन है, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कौन था, जो उसका एक तरीके से राइट हैंड हुआ करता था मुर्शीद कुली खां का। ठीक है। अब अलीवर्दी खां के शासन काल में 1700, पहले ये मतलब राइट हैंड हुआ करता था, बाद में फिर अलीवर्दी खां यहाँ पे खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक बंगाल के अंदर ये शासन करता है। इसके शासनकाल में राज्य और बैंकरों के बीच घनिष्ठ संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और इन राज्यों में 3 सामान्य विशेषताएं थी। क्या 3 सामान्य विशेषताएं थी। यद्यपि कई बड़े राज्यों की स्थापना पूर्व मुगल सरदारों द्वारा की गई, फिर भी वे विरासत में मिली कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति अत्यधिक संदेह रखते थे। ठीक। दूसरी, उनकी कर वसूली की पद्धति भिन्न थी। 18वीं शताब्दी में इजारेदारी की प्रथा पूरे भारत में फैल गई। ठीक है। पूरे भारत में यहां पर इजारेदारी की व्यवस्था फैल गई। पहली चीज कि इनकी स्थापना तो मुगलों ने ही की थी पर प्रशासन जो था वो अपनी तरीके से चलाते थे। मतलब बंगाल का जो नवाब था उसको प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता दे दी गई थी कि आप किसी भी तरीके से शासन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज यहां पे क्या थी, इन सभी क्षेत्रीय राज्यों की एक समान विशेषता धनी बैंकरों और व्यापारियों के साथ उनके उभरते संबंध थे। चाहे आप बंगाल की बात कर लीजिए, अवध की बात कर लीजिए, इनके सभी के संबंध बैंकरों के साथ बहुत अच्छे घनिष्ठ थे। क्लियर हो गई बातें सभी लोगों को, बैंकरों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। एनसीईआरटी, आप लोग एनसीईआरटी पढ़कर आते कि नहीं आते हैं, जब भी आप क्लास में आते हैं तो पढ़कर आते कि नहीं आते हैं। ये जो सिलेबस है 15-16 तारीख तक आपका कंप्लीट करा दूंगा मैं। ठीक है। 15-16 तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, हिस्ट्री वाला। जब भी क्लास हो उसके पहले आपको पता होता है कि कौन सा मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आज फिर बता दूं, अगली वाली जो क्लास होगी ना, जैसे आज ये वाला चैप्टर चल रहा है आपका, ठीक है, ये वाला चैप्टर चल रहा है, 10वां चैप्टर चल रहा है, तो आप लोग पढ़कर आना, कल वाली क्लास में आना। बहुत सारे लोग पढ़कर नहीं आते हैं, फिर फालतू फालतू सवाल पूछते हैं, तो आप लोग प्लीज क्लास के पहले पढ़कर आया करो थोड़ा सा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये जो मतलब फालतू सवाल है आप लोग नहीं पूछोगे, जो जेन्युइन सवाल है उसका तो मैं आंसर देता ही हूँ। सर एनसीईआरटी की बुक मार्केट से लेने के नहीं, एप्लीकेशन में पढ़ा है, पीडीएफ फुल पढ़ लो ना। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी है, पुरानी वाली एनसीईआरटी लेना, पता चले नई वाली एनसीईआरटी ले लो, फिर तुम लोग बोला अरे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, ये तो हमारे बुक में चैप्टर ही नहीं है, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग प्रॉपर पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ो, पुरानी वाली एनसीईआरटी लेकर आओ। ठीक। पुरानी वाली एनसीईआरटी मार्केट में मिलेगी नहीं, पीडीएफ पढ़ लो, यही ऑप्शन है आपके पास। हाँ जी बता तो रहा हूं, अभी आपको ये वाला चैप्टर आज ही पढ़ा रहा हूं, कल आपको ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, 6वां 7वां रह गया, ये आपको करा दूंगा।
सर अभी अवध को किस नाम से जानते हैं? अभी अवध को अवध नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अवध है। चैप्टर 7 हो गया, हाँ जी चैप्टर 7 तो हो गया, चैप्टर 7 अभी कराऊंगा, 6-7 आपका कराऊंगा। नहीं नहीं 7वां हो गया है, तो अच्छा ये वाला कराना आपको, ओके ओके ठीक है समझ गया। हाँ मतलब जो भी आपका रह गया वो आपको करा दूंगा, बाकी सारा हो ही गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया राजपूतों के बारे में, किस तरीके से यहाँ पे राजपूतों ने अपनी इस चीज को और मजबूत किया, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, एक बार फिर से वही चलते हैं। आपको मैंने यहां पर बताया एक ये, ठीक है, अवध, बंगाल और हैदराबाद एक तरीके के ये राज्य थे, नए राज्यों के उदय। तो इन तीनों के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। फिर यहाँ पे वतन जागीर जैसी राजपूत रियासतें हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। साथियों यदि हम राजपूत रियासतों की बात करें तो हम एक चीज देखते हैं कि जो राजपूत रियासतें थी ये मुगलों के समय पे सेवाएं प्रदान करती थी, ठीक है। जैसे आपने सभी ने नाम सुना होगा मानसिंह का। मानसिंह कौन था? मानसिंह अकबर का सेनापति था, ठीक है। तो जो राजपूत राजा हुआ करते थे वो मुगलों के अधीन सेवाएं प्रदान करते थे, ठीक है। और जो राजपूत राजा हुआ करते थे, जो राजपूत राजा हुआ करते थे ये मुगलों को क्या देते थे? सेवा देते थे, ठीक है। ये मुगलों को सेवा देते थे और मुगल इसके बदले में, ये मुगलों को सेवा देते थे तो मुगल इसके बदले में क्या देते थे? जागीर देते थे कि जाओ आमेर की जागीर तुम्हारी हो गई, अब तुम आमेर पे अपना आराम से आनंद लो, ठीक है। बस तुम अभी यहाँ पे आमेर पे ही रहना, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राजपूती परिवार थे जिन्होंने इस बात का दावा किया कि भैया जो गुजरात है ये हमारा है, भैया जो मालवा है ये हमारा है। बहुत सारे ऐसे राजपूती राजा थे, जबकि ये पूरी तरह से किसका था? ये आपका मुगलों का था, ठीक है। और जब यहां पर राजपूती राजाओं ने यहां पर इसका गुजरात और मालवा का दावा किया कि हमारा है, तो ऑब्वियस सी बात है अकबर जैसे राजाओं को बुरी बात लग गई, कैसे कह रहे हो तुम, तुम्हारा है। तो अकबर ने गुजरात पर आक्रमण करवा दिया और इसी के उपलक्ष्य में क्या बनवाया? कौन सा? बुलंद दरवाजा बनवाया फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, बोले अच्छा तुम कह रहे थे गुजरात हमारा है, तुम कह रहे थे मालवा हमारा है, नहीं अब मालवा हमारा है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, अब हमने जीत लिया है, अब हम तुमको दे देते हैं। ये वैसे ही बात हो गई कि मान लो तुम किसी के साथ लड़ाई करने जाओ और तुम उससे जीते जाओ, और जीतने के बाद इतना दया कर दो कि भाई ठीक है यार कोई बात नहीं, हम जीते हैं, हम तुमको दान दे देते हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने यहां पर जो गुजरात है, गुजरात किसको दे दिया? गुजरात दे दिया अजीत सिंह को। अजीत सिंह को, जाओ अजीत सिंह तुम मौज काटो। अजीत सिंह को यहां पे गुजरात दे दिया। और जो अजीत सिंह थे वो कहां के राजा थे? जोधपुर के राजा थे। ये आपके जोधपुर के राजा थे। इतना खुश हो गया राजपूतों से कि जाओ तुमको जोधपुर दे दिया। मालवा किसको दे दिया? राजा जयसिंह को, जयपुर का राजा था, जयसिंह को दे दिया। ये आपके जयपुर के राजा हुआ करते थे जयसिंह, ठीक है। और जो जयपुर था वो एक तरीके से आपका आमेर रियासत के अंदर आता था। उस समय आमेर नाम की रियासत हुआ करती थी, आमेर रियासत के अंदर भी आपका जयपुर आता था। तो जयपुर ना कह करके आमेर रियासत का राजा कहिए जयसिंह को, ठीक है। और जयसिंह को क्या दे दिया? मालवा दे दिया, जाओ हमने तुम्हें मालवा दे दिया, ठीक है। इसके बाद 1713 पे एक और व्यक्ति आता है, जहांदर साहब नाम का व्यक्ति आता है। वो इसे रिन्यू कर देता है कि हाँ जो हमारे अकबर ने बोला था कि मतलब जो हम अकबर ने बोला था हम उसी बात को रिन्यू कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहा। राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है नागौर। नागौर को राजपूतों ने जीत लिया, जोधपुर में मिला दिया। इसके अलावा जो आपके जयसिंह है, इन्होंने भी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है बूंदी, बूंदी पे इन्होंने कब्जा कर लिया। अर्थात ये कुल मिलाकर के अपना कभी कब्जा कर रहे हैं, कभी किसी को लूटपाट कर रहे हैं और अपने राज्य को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आमेर के अंदर जयपुर आया करता था, फिर बाद में इन्होंने क्या किया? जयपुर को अपनी नई राजधानी बना दिया सवाई जयसिंह ने, ठीक है। और इसके बाद इन्हीं को 1722 पे इनको आगरा की भी रियासत दे दी गई कि आगरा रियासत अब तुम्हारी हो गई, क्योंकि जो मुगल शासक थे वो सारे दिल्ली शिफ्ट हो गए। शाहजहां के बाद जितने भी मुगल शासक थे वो सारे दिल्ली शिफ्ट हो गए, और जब सारे दिल्ली शिफ्ट हो गए तो आगरा खाली हो गया। आगरा दे दिया जयसिंह को, भैया देखो तुम अपना यहाँ की सूबेदारी देखो, यहाँ से जो भी राजस्व वगैरह कलेक्ट करना है वो कलेक्ट कर लो। तो इनको क्या हुआ? दो चीजें, एक तो बूंदी वाले भाग में इनका कब्जा हो गया जयसिंह का, और दूसरा आपका जयपुर इन्होंने नई राजधानी बनाई और आगरा की इनको सूबेदारी दे दी गई, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये सारी चीजें यहां पर हुई। क्लियर होगी बातें सभी को? ठीक है, चलिए। तो ये जो मैंने आपको चीजें यहां पर बताई, यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं कि अनेक राजपूती राजाओं ने मुगलों के अधीन विशिष्ट सेवाएं प्रदान की। इसके बदले उन्हें क्या मिला? वतन जागीर मिला, पर्याप्त स्वतंत्रता, स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता मिली कि आप आराम से मौज काटो। इसके अलावा गुजरात और मालवा जैसे समृद्ध प्रांत थे, तो गुजरात दे दिया किसको? गुजरात आपका दे दिया, कहां लिखे हैं? हाँ, गुजरात दे दिया आपके अजीत जयसिंह को, और आपका मालवा दे दिया
आपका राजा जयसिंह को, जी अजीत सिंह को, और ये आपका जयसिंह को। जो जयसिंह थे वो आमेर के राजा थे और अजीत सिंह आपके जोधपुर के राजा थे। ठीक, इन लोगों को यहां पे दे दिया। समझ आ गई बात। इसके बाद जब जहांगीर शाह आया 1713 पे, इसने इसको रिन्यू कर दिया कि जाओ, हमने और बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें की गई। बाद में फिर यहाँ पर आगरा की जो सूबेदारी है वो भी आपके जयसिंह को दे दिया गया। ठीक, अब इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब देखो कुछ और राज्य थे जिन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त की। कौन कौन से राज्य थे? जैसे आपके सिख थे। ठीक है, अब आज तो ये शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम भी आपको हो रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर कल करेंगे। हाँ जी, दोनों राजस्थान में, जोधपुर और जयपुर दोनों राजस्थान में। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे और इसके आगे की बात करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।